उत्तराखंड विधानसभा 2022 में आज हम आए हुए हैं पिरान कलियर, जो उत्तराखंड की एक बहुचर्चित सीट है। इस पर यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं। सैनी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या चुनौतियां हैं यहाँ पर आपके लिए? आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो हो हम लोगों को इस तरीके से कवरेज कर रहे हैं और सभी लोकतंत्र में जो हो सबको पारदर्शिता ला रहे हैं। बाकी रही बात ये कि मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं अपने जितने भी हमारे देवतुल्य जो भी हमारे मतदाता कलियर विधानसभा उनकी ओर से, क्योंकि मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को उन्होंने जो हो यहाँ पर ये कार्य करने के लिए आदेशित किया। दूसरी बात रही माहौल की, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर्षोल्लास से भरा हुआ होता है और हर समय जोश में रहता है। तो इस बार जो जोश हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर है उससे हम सब लोगों को लग रहा है कि कलियर विधानसभा इस बार हम लोग जीत के साइड जा रहे हैं और कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाने के लिए जा रहे हैं। कलियर विधानसभा मुस्लिम बहुल एरिया है और ऐसी मान्यता है कि मुस्लिम्स बीजेपी को ज़्यादा वोट नहीं करते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हम किसी भेदभाव के साथ में विकास नहीं करते, इसलिए हम लोगों को सभी वर्गों का बराबर जो हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है और वो आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि इस बार बहुत ही भारी मतों से जो हम लोग कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर पहले विधायक कांग्रेस के हैं, आपको क्या लगता है ऐसे 3 कौन से काम हैं जो अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो आपको तुरंत करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा कलियर विधानसभा के अंदर जल निकासी का है। मैं जल निकासी का जो है कुछ जगह हम लोग कर चुके हैं और कुछ जगह हम लोगों को करना है। जल निकासी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो मेरे युवा भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी बिटियाएँ हैं, मेरी बहन है, मेरी माता जी हैं, उनके लिए हम लोगों ने भी अभी पहले भी प्रपोजल दिया था और वो एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि हम लोग एक कलियर विधानसभा के अंदर एक मैपिंग हम लोगों ने कराई है जनसंख्या के आधार पर। तो उसके आधार पर हम जो 6 से 7 यहाँ पर मल्टीफंक्शनल प्लेग्राउंड बनाना चाहेंगे, क्योंकि जो जिसमें हमारा बुजुर्ग सुबह टहल भी सकता है, शाम को आके बैठ भी सकता है, मेरी माताएं जो वो भी बैठ सकती है, फिर मेरे जो युवा साथी हैं, क्योंकि उनको फोर्स में जाने का बहुत ही तो उनका मन होता है, हर सुबह बहुत ज़्यादा उसकी ट्राई करते हैं, तो उनके लिए एक तैयारी करने का भी स्थान हो जाएगा और जो बालिकाएं जो मेरी बहनें हैं उनके लिए खेलने का स्थान भी उसमें बन जाए। तो 6 से 7 वो हम लोग प्लेग्राउंड मल्टीफंक्शनल एक ग्राउंड जरूर यहाँ पर स्थापित कराएंगे। स्वास्थ्य, मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात की तो उनका कहना था कलियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम लोगों के सामने जो समस्याएं आती गई है उसी के क्रम में इमली के अंदर हमारी एक पीएससी थी, उसको हम लोगों ने सीएससी में कन्वर्ट कराया है। और स्वास्थ्य के संबंधी बहुत सारी जितनी भी हम लोग एक मैपिंग हमारी तैयार होगी अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अभी भी, क्योंकि क्या है कि जो हमारा पूर्व प्रत्याशी जो हमारे पूर्व यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कभी कलियर विधानसभा को किसी विकास के मुद्दे का अगर कभी भी विधानसभा के पटल पर भी अगर कोई मुद्दा जाता था तो वो विकास का विरोध करते थे। वो कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि ये विकास होना चाहिए। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इमली खेड़ा एक हमारा वहाँ है, तो जिसको हम नगर पंचायत बनाने के लिए जा रहे हैं, नगर पालिका का दर्जा दिलवा रहे थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा के अंदर उसका भी विरोध किया था। तो इसलिए विकास की बात तो आप मान सकते हैं जो पुराने हमारे लोग यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि उन्होंने किस लेवल का विकास किया है। एक आजकल देश के अंदर किसान आंदोलन ने बहुत ज़्यादा चर्चा ली और उसकी वजह से बीजेपी की छवि थोड़ी धूमिल भी हुई है, उसका आपके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो उनका इतना दृढ़ विश्वास और इतना दृढ़ निश्चय होता है और इतना दृढ़ उनका जो जितने भी निर्णय लेते हैं वो इतनी दृढ़ता के साथ में लेते हैं। एक दिन आए और जितने हमारे किसान भाई हैं, जो उनकी समस्या थी सबकी सुनी और सबका समाधान कर दिया। तो आज की डेट में तो कोई किसान हमारा नाराज नहीं है। उसी को बात को लेकर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना कितनी हम लोगों को, कितने किसानों को हम लोग जो उनका योजना तक वहाँ तक किसानों तक पहुँचा चुके हैं और कितने किसान उसका लाभ ले रहे हैं। आज की डेट में हमारा कोई भी किसान भाई, जितने आप यहाँ लोग देख रहे हैं, इसमें से 90% किसान है, क्योंकि मेरे ग्रामीण क्षेत्र है, तो इसलिए कोई भी किसान भाई हमारे से इस समय नाराज नहीं है। बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए 5 साल के अंतराल में और लास्ट के 6 महीने में तो 2 दिए, तो इसके पीछे आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर कुछ अंतर्कलह है? कोई अंतर्कलह नहीं है। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और जो हमारा जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। हमारा एक बंद कमरे के अंदर बैठ के एक जो दूसरी पार्टी के लोग जो ट्वीट करके राजनीति करते हैं, हमारे यहाँ ट्वीट की राजनीति नहीं होती। धरातल पर रह के सब लोग काम करते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता भी उतनी इज्जत रखता है और जो एक हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठा है वो भी सम बराबर होता है। तो वो तो कोई उसमें क्या दिक्कत हो गई? सब लोग जहाँ जिस कार्यकर्ता को जिस समय, जो हमारा एक लोकतांत्रिक पार्टी है उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ जिसका कार्यकर्ता का उपयोग किया जा सकता है वो उपयोग किया है। उसमें दूसरे लोगों को क्या सोचना है उसमें? 10 तारीख के लिए आप क्या देखते हैं? 10 मार्च के लिए क्या होगा? जब 10 मार्च को जो हमारी काउंटिंग होगी तो कलियर विधानसभा के अंदर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कलियर विधानसभा के अंदर इस बार कमल खिलने जा रहा है। बहुत ही भारी मतों के साथ में हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर इस बार यहां पर विजय हासिल करेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं रानीपुर झाल। यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी जिनको तीसरी बार टिकट दिया गया है, आदेश चौहान जी से बात करते हैं। चौहान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। तीसरी बार आपके लिए यहाँ से टिकट दिया गया है, आप पार्टी के ऊपर कितने खरे उतरेंगे उसके? मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और इस रानीपुर विधानसभा के देश तुल्य कार्यकर्ताओं का और यहाँ की महान जनता का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर ये विश्वास व्यक्त किया है और मैं समझता हूँ उसके अंदर कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र की जो आम जनता थी उसकी भावनाओं को देखते हुए केंद्र ने ऐसा मुझे तीसरी बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर भेजा है। विधायक जी, मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था तो एक यहाँ पर एरिया है ज्वालापुर, जो उसका नाम ज्वालापुर है लेकिन आपके में आता है। वहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनको आपसे एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी। बोलते आदेश जी हमसे वोट मांगने भी नहीं आते। हाँ, ये बस उनका मानना। और अच्छा, आप क्या नहीं जाते वहाँ पर? वाकई आप वाकई नहीं जाते वहाँ पर? नहीं, ऐसा भी नहीं है कोई प्रतिबंध सा है, लेकिन जो रास्ते में आएगा तो उसके घर तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अच्छा, नहीं, उन्होंने बोला आज तक आए ही नहीं वो हमारे यहाँ विकास कार्य, तो बोले वो तो चलिए वो विरोधी होते हैं तो हमेशा आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी वो चीज मैंने कहा मैं जब मैं उनसे मिलूंगा मैं जरूर कहूंगा कि कृपया जाइए जरूर उनके पास। वो कहते हैं सबका विकास सबका विश्वास, तो कम से कम वोट मांगने तो आ जाए, चाहे दे ना दे अलग बात। मेरे पास कोई भी उस समाज का व्यक्ति आया होगा तो कभी वो निराश होकर नहीं गया होगा जी। मैं कह सकता हूँ कि मैंने कम से कम 500 मुस्लिम लड़कियों की शादी में जी आर्थिक मदद की जी, और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को ही मैंने इलाज के लिए खुद अपने घर बुलाकर उनको चेक दिए हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। हम लोगों ने उन सबके घरों में मैक्सिमम जी गैस के चूल्हे हमारे आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से देने का काम किया है जी। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन सबसे ज़्यादा उसी वर्ग के अंदर हम लोगों ने कराई है जी। तो अब उनको स्वयं भी सोचना चाहिए, मैं तो जाऊंगा ही जी जी जी। नहीं, उनकी एक प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा आपके सामने रख दूं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये चूँकि एक सुरक्षित सीट भी है और दलित समुदाय जो है वो मायावती जी के लिए बहुत वोट करता है, तो इस क्षेत्र में चूँकि बसपा के भी कैंडिडेट है तो उससे आपको क्या चुनौती लग रही है? चुनौती रानीपुर विधानसभा में कोई है नहीं जी। आप देखिए, पिछली बार हम लोगों को 58% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 42% में बाकी सब लोग थे जी, कांग्रेस, बसपा, सपा, यूपीडी सब थे जी। और मैं समझता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लगभग 70% तक पहुँचेगी, 30 में बाकी सभी रहेंगे। अच्छा। और जो मैं आज बोल रहा हूँ ना जी, आप 10 मार्च को आगे मेरे से मिलना, आपको यही मिलेगा। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। रानीपुर के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं जी प्रचार कर रहा, रानीपुर में आम पब्लिक, आम जनता भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कौन से 3 स्थानीय मुद्दे हैं जो पिछले 10 वर्षों में बहुत ज्यादा प्रगति आप उस क्षेत्र में नहीं कर पाए, जो अब आप करना चाहते हैं, जिसके नाम पर आप इस बार वोट मांग रहे हैं? मेरा कमिटमेंट जी, सबसे पहले तो जहाँ हम खड़े जी, ये सारा सामने वाला क्षेत्र जो आपको दिखता है, ये किसी भी मतलब ये नगर पालिका में नहीं आता, ग्राम सभा हुआ करती थी और ग्राम सभा वाले सीतापुर वाले यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे जी, तो विकास नहीं हो पा रहा था जी। तो हमने इस सारे को इसको टीरी विस्थापित, सुभाष नगर, टीरी विस्थापित और शिवाली नगर में कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी थी नहीं जी, ना वहाँ नगर पालिका थी ना ग्राम सभा थी जी। तो इस सबसे बड़ा काम था कि इस यहाँ पर कोई ना कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए जी। तो हमने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, 21 दिन तक अनशन भी मैंने किया जी। यहाँ के लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़े बड़े प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और हमने गैरसैंण में धरना दिया, देहरादून के अंदर धरना, तब जाकर हम इसको नगर पालिका बनाने में सफल हुए। एक बहुत बड़ा इशू ये था जी, जो इसका हमने समाधान कराया। इसके अलावा क्या ऐसे काम हैं जो रह गए हैं जो इस बार आप करना चाहते हैं? जो हमारे काम अब स्टार्ट हुए जी, जैसे यहाँ पर BHL है जी और सिडकुल की 550 फैक्ट्रियाँ, उनमें बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं जी, लेकिन उनको रेफर लेकर जब कोई कैजुअलिटी होती थी या किसी के साथ दुर्घटना कोई घटती थी, एक्सीडेंट होता था, कोई गंभीर रूप से बीमार होता था, तो उसको रेफर लेकर ESI से अन्य बाहर के हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ते थे। हम उस पर एक हॉस्पिटल के लिए लगातार लगे रहे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, संतोष गंगवार जी के आशीर्वाद से, हमारे सांसद जी के आशीर्वाद से एक 300 बेड का हॉस्पिटल हम लोगों ने यहाँ बनाना शुरू किया ESI, उसको कंप्लीट करके जनता को समर्पित करना जी। एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हम लोग जगजीतपुर में मेरी विधानसभा में बना रहे हैं जी, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, 550 करोड़ का वो है जी, उसको भी कंप्लीट करके जनता को समर्पित करना। एक जहाँ हम खड़े हैं सामने वाले क्षेत्र में सीवरेज नहीं है जी, टीरी विस्तार में सीवरेज नहीं है, जगदीशपुर, सीतापुर, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर और शिवाली नगर के अंदर भी और ज्वालापुर के भी कुछ हिस्सों में
सीवरेज की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने 1200 करोड़ रुपये सैंक्शन कराए हैं। वो काम शुरू हो गया हमारा, उसको भी कंप्लीट करके जनता को समर्पित करना। और कुछ बड़ी पेयजल योजनाएं जी, क्योंकि जहाँ पर अभी तक सोजल की टंकियाँ हैं जी, जैसे जगजीतपुर है तो सोजल की टंकी कैपेसिटी 3000 लोग की थी, आज वहाँ 35,000 लोग रह रहे हैं जी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 नलकूप योजनाएं वहाँ बना के उसको फीडिंग कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो 75 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन कराया है, स्टार्ट करा दिया है काम। भादराबाद में 40 करोड़ रुपये सैंक्शन कराया है, वो भी स्टार्ट करा दिया है। हमारा CSC हॉस्पिटल भादराबाद में बन रहा है जी। तो इन सब योजनाओं को कंप्लीट करके जनता को समर्पित करने का आने वाले 5 साल में करेंगे। साथ ही साथ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जी कि इस क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ने का जी, लगभग 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी। हमारी गवर्नमेंट ने, मैं उससे अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उसकी हमको सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अच्छा, 10,000 करोड़ रुपए पहले फर्स्ट फेज में हमको मिलने वाला है और हम इस 5 साल के अंदर इस क्षेत्र को मेट्रो ट्रेन से जोड़ने का काम। एक कांग्रेस ने इस बार नारा दिया है 4 धाम 4 काम, इस तरीके के नारे तो बीजेपी के हुआ करते थे, तो क्या आपको लगता है हिंदुत्व वाली धारणा में वो जा रहे हैं और आपका वोट काटेंगे? मेरा ये कहना है कि 4 धाम 4 काम नहीं, 4 धाम और 400 काम तक हम गिना सकते हैं। 400 काम के उससे भी ज़्यादा गिना सकते हैं। आज मेरे कांग्रेस के मित्र अगर हरिद्वार से निकल कर जी 4 धाम जाएंगे तो उन्हें नरेंद्र मोदी भी याद आएगा, नितिन गडकरी भी याद आएगा, अटल जी भी याद आ रहे होंगे और भुवनचंद खंडूरी भी याद आ रहे होंगे। वो दिल्ली की तरफ भी जाते होंगे तो जब भी उनका तैया घूमता होगा तो उनको ये सब चीज़ें दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हुआ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है जी, सैन्य भूमि है जी। यहाँ की जो जनता है वो राष्ट्रभक्त जनता है जी। यहाँ की जो जनता है, यहाँ चारों धाम है, कुंभ नगरी हरिद्वार है, बहुत ही धर्मपरायण जनता है। वो ऐसे लोगों को सिरे से नकार रही है जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा है, उनको यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो लोग लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो लगातार चाइना की भाषा बोल रहे हैं, जो हमारे विपिन रावत जैसे CDS को गली का गुंडा बताने वाले लोग, सैन्य शक्ति का लगातार अपमान करने वाले लोगों को यहाँ की ये जो राष्ट्रभक्त जनता है, क्योंकि हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति सेना से संबंध रखता है ना, इस बार आपके स्वीकार नहीं करेंगे। आपके विरोधियों का एक और मानना है कि चूंकि बीजेपी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है इसलिए 3 मुख्यमंत्री देने पड़े, तो इसमें आपको क्या सत्यता लगती है? ऐसा नहीं है, उनके अन्य जगह पर किसी का संगठन में उपयोग करना था, किसी का कहीं और योजना की दृष्टि से केंद्र ने जो डिसाइड किया, हमारा केंद्र तो जो तय करता है हम सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। और मैं सोचता हूँ हमारे हर मुख्यमंत्री ने जी, जहाँ तक तीरथ जी की बात है, एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ जिसके कारण क्योंकि कोविड आया तो कोविड कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, वो तो एक हो सकता है। नहीं तो बाकी तीरथ जी का काम बहुत ऐतिहासिक रहा। आज भी हम उनकी होम स्टे योजना को आज रिवर्स प्लान शुरू हुआ उत्तराखंड में, तो तीरथ जी की देन है। धामी जी ने जिस तरह से उन काम को और तेज गति से आगे बढ़ाया है तो सब लोग देख रहे हैं। और कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं यहाँ, और आप इस विधानसभा आप घूमिए जी, आप खुद ही घूम लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए, जो मैंने कहा है 10 तारीख को यही परिणाम मिलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड चुनाव 2022 में हम आज आए हुए हैं मैंगलोर के बुडपुर गांव में। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश सिंह पवार जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? देखिए, आज हम जो चुनाव प्रचार में हैं, ग्राम बोडपुर में हैं हम यहाँ पर, और ग्राम बोडपुर में सबसे बड़ी स्थानीय मुद्दा है यहाँ की सड़क का जी। यहाँ ये उत्तराखंड का आखिरी गांव है, या कहेंगे कि उत्तराखंड का पहला गांव है जी जी। यदि हम दिल्ली से लेंगे तो ये उत्तराखंड का पहला ग्राम आता है और ये नहर की पटरी पर है। यहाँ से 2 जनपदों की सीमाएं मिल जाती हैं यहाँ पर। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि आसपास के गांव भी जिला जनपद मुजफ्फरनगर के यहाँ पर लगे हुए हैं। जो हमारी सड़क है उसकी बहुत बुरी कंडीशन है। मैं पिछले 5 वर्षों से देख रहा हूँ जो वहाँ पर बिल्कुल भी सड़क टूटी फूटी आज तक नहीं बनाई गई है। सबसे पहली प्राथमिकता तो यहाँ पर सड़क की है। दूसरी अंदर है यहाँ जो किसान वर्ग है यहाँ पर गुड़ का बहुत भारी काम है, चरखियाँ बहुत हैं यहाँ पर, और यहाँ पर छोटे छोटे जैसे अपना कारीगरी का काम है, बढ़ई का काम है और आपका बुनकर का भी काम है, तो वो सब मिटा हुआ है, वो ख़त्म सा हो रखा है। और यहाँ कुशल कारीगर हैं, उनको बढ़ावा देना और इनकी यहाँ पर इनकी आवश्यकता भी। और ये पुराना गांव है, आज का नहीं, बहुत महत्वपूर्ण गांव है। जब जनपद सहारनपुर में भी इसका स्थान था तो इसका नामी ग्रामी गांव था। और यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है शिव जी का, जो
लगभग 250-300 साल पुराना है, सिद्ध पीठ है यहाँ पर, उसका जीर्णोद्धार कराना है। ये एक प्राथमिकता, रोड मंदिर का जीर्णोद्धार, जिसकी उस मंदिर पर इस पूरे गांव की पूरी आस्था है। ये मेरी प्राथमिकता इस गांव के लिए रहेगी। यहाँ पर पिछले 5 साल में आपकी गवर्नमेंट थी, तो ये जो डेवलपमेंट नहीं हुआ इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, आपने कहा गवर्नमेंट थी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब गवर्नमेंट का जो कार्य होता है ना, वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। और जिला योजना बनती है, प्रदेश की योजना बनती है। जो जिला योजना होती है उसमें उसके सदस्य होते हैं वहाँ के स्थानीय विधायक। कभी भी स्थानीय विधायक ने उस वक्त या उससे पहले यहाँ की कोई सुध नहीं ली है। यदि वो रखते तो यहाँ पर काम होता। ये एक जो अपना सरकारी कामकाज है, ये उसकी प्रक्रिया होती है। और स्थानीय विधायक यदि यहाँ पर दिलचस्पी लेते तो जरूर सड़कें बनती है। तो स्थानीय विधायक यहाँ पर सक्रिय नहीं थे, आपका कहना है? भाई, ये तो आपको दिख रहा है कि पूरे अक्षेत्रीय मंगलोर अक्षेत्रीय देख लिए, स्थानीय विधायक यहाँ पर सक्रिय होते उस वक्त तो आज ये दिक्कतें नहीं होती। हर जगह आप देखिए, कोई भी ग्रामीण का गांव आप कहीं पर भी देख लीजिए, ये तो बूढ़पुर है, ये तो पहला गांव है। अंदर गांव देख लीजिए, हरजोली देख लीजिए, हरचंदपुर निजामपुर देख लीजिए, मुंडला ना देख लीजिए, सिक्कर देख लीजिए, नासन देख लीजिए, हरजोली वो नगला चीना देख लीजिए, नगला सलारू देख लीजिए, बन्ना खेड़ी देख लीजिए। सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है सब जगह। बीजेपी ने इस प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री दिए, क्या कुछ पार्टी के अंदर कुछ अंतर्कलह है? देखिए, बीजेपी, ये तो हमारा अपना अंदरूनी मामला, हम 3 मुख्यमंत्री थे या 4 मुख्यमंत्री, 10 मुख्यमंत्री थे, तो हम वो तो नहीं, इससे थोड़ी स्टेबिलिटी में फर्क पड़ता है। कोई स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वो तो इस बार 57 सीटें थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब जैसा यहाँ का मिजाज रहा है, कभी कांग्रेस की एक बार गवर्नमेंट आती है, एक बार बीजेपी की आती है, और कभी कभी तो ऐसा भी रहा है कि 35-36 सीटों का ही रहा है, तो उस स्थिति में तो परेशानी सीटों का रहा है। और ऐसी बात नहीं है। हमारी वर्तमान में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पहले भी सरकार थी। ये एक मीडिया द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। आप ये यहाँ का हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री कितने दिन की, 22 साल की तो है। जी, तो जी। कोई बात नहीं, इस बार आप देखना वो हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, नया इतिहास बनेगा कि इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा, पूरे देश में किसानों का मुद्दा बहुत प्रभावी रहा कि जाट समुदाय के लोग बीजेपी से नाखुश हैं, आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, ये भी एक आप किसान और फिर जाट, जी, किसान में सब कौम आती है, केवल जाट ही नहीं आता। नहीं, उनको बहुल माना जाता है इस एरिया में। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुल गुजर भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भी हैं, और सब लोग किसान लोग हैं। कोई एक किसान यूनियन किसी एक जाति विशेष की यूनियन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसा करके आप देखिए, मीडिया चौथा स्तंभ है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि हम सब जाति को इकट्ठा करके हम अपने समाज को आगे लेके चलें, ना कि हम समाज को तोड़ें। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसान यूनियन को जाट यूनियन मत कहिएगा। वो केवल किसान यूनियन की, उसमें सब लोग थे, उसमें जाट भी थे, गुजर भी थे, त्यागी भी थे, राजपूत थे, जो किसान लोग हैं वो सब उसमें थे, सभी जाति के थे। वो एक भारतीय जनता पार्टी एक बिल लाई थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान हित में लाए थे, हम समझा नहीं सके, ये हमारी गलती है और हम इसको हमने वापस ले लिया। तो वो आपको क्या लगता है, वापस लेने से उससे नाराजगी दूर हो जाएगी? वो नाराजगी दूर होगी। आप देख ही रहे हैं कि कैसा जनसैलाब हमारे साथ है और घूम रहा है, हमारे साथ पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था तो यहाँ के जो फिलहाल प्रतिनिधि हैं उनके प्रति काफ़ी वाकई में रोष देखने को मिला लोगों को, लेकिन क्या आपको लगता है कि चूंकि ये यहाँ पर थोड़े मुस्लिम बहुल है और दलित बहुल भी है ये एरिया, तो उसका फ़ायदा आपको हो जाएगा? देखिए, हमारा मुद्दा एकमात्र विकास का है। हम ना तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ना हम किसी जाति भेदभाव की कर रहे हैं। मुस्लिमों का भी, आप मुस्लिम बाहुल्य मंगलोर में है, आप मुस्लिमों की वहाँ पर रहन सहन देख लीजिए, उनकी चिकित्सा की सुविधाएं देख लीजिए, उनकी पढ़ाई लिखाई देख लीजिए, उनका जिस तरह दोहन किया जा रहा है वहाँ के नेतृत्व। नहीं, ये तो उन्होंने खुद ही कहा कि हम अपने जो अभी फिलहाल निर्वाचित विधायक हैं उनसे खुश नहीं हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसका फायदा आप उठा पाएंगे? देखिए, मैं विशेष मुद्दों के साथ बीच में जा रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी और मंगलोर के नगरीय क्षेत्र में भी। मेरा ये कहना है कि आपका जो विकास है वो इस वक्त परिवर्तन मांग रहा है और आपका विकास जो निहित है वो भारतीय जनता पार्टी में। मैं एकमात्र निमित्त हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ कि जिसके साथ आज तक 22 साल तक
दो व्यक्तियों की धुरी पर घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर। व्यक्तिवाद को छोड़कर आप पार्टीवाद के साथ चलेगा और जिस पार्टी जो आपकी सोच चिंता करती है उसके साथ जुड़ेगा। वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने आयुष्मान योजना दी है, जिसने आपको जनधन योजना दी है, अनेक योजनाओं से सबको लाभान्वित हुआ। उसमें कोई ये भेदभाव नहीं किया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आपके क्षेत्र में घूम रहा था तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था मुस्लिम समुदाय में, वो कह रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी तो हमसे वोट मांगने भी नहीं आते, विकास कैसे करेंगे? मैं तो ये पहली बार आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता है। उनको आपसे एक ही शिकायत थी कि आप उनसे वोट मांगने भी नहीं जाते हैं। नहीं, मैं देखिए, ये 14 दिन का प्रचार है जी। और मेरा कार्यक्रम आगामी शुक्रवार को मंगलोर में ही लगा हुआ है, वहीं पर वोट मांगेंगे। चलिए, मेरे माध्यम से आप उनसे मिलिएगा जरूर, बोलिए MATV कहने से कि मैं आपसे वोट मांगने आया। जी, मैं बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।